अच्छा बच्चे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग क्या होता है, ठीक है, किस तरह कॉन्फ्रेंस को प्रोसीड किया जाता है और किस कॉन्फ्रेंस को जो उसके डेटा को पब्लिश करवाया जाता है। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट या कारपोरेटेड रिपोर्ट्स, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि ब्यूरो स्टेटिस्टिक की तरफ से भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, एनुअली बेस पे होती हैं, कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश होती हैं, न्यूज़ लेटर्स प्रेजेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। वो डेटा भी जो है बाज़ औक़ात यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है। ब्यूरो स्टैटिस्टिक के अंदर बहुत सारी जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी जो है डेटा पब्लिश किया जाता है, या सेंसस डिपार्टमेंट जो है वो भी पब्लिश करवाता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी पब्लिश करवाते। तो इस तरह का जो डेटा पब्लिश होता है एनुअली बेस पे, मंथली बेस पे, तो वो डेटा भी लिटरेचर सोर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, कारपोरेशन हैं, कमीशन हैं, जो कि कैरी आउट करती हैं, वो भी रिसर्च का काम होता है, वो भी जो है डेटा को पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। देयर पब्लिश्ड फाइंडिंग्स कैन प्रोवाइड अ यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जस्ट लाइक आपको कहा जाए कि आप 2 सालों का टेम्परेचर कंपेयर करें और 2 सालों को टेम्परेचर को आपको उसके अंदर रिसर्च का काम दिया जाए कि आप टेम्परेचर के अंदर कितना वेरिएशन आया है, तो आप ये डेटा कहाँ से लिखेंगे? तो जाहिर बात है आप ये डेटा देखने के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रब्ता करेंगे, या उनकी वेबसाइट पे जाके 2 सालों का जो है वो टेम्परेचर कलेक्ट करेंगे और उसके अंदर कंपेरिजन करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की जो सोर्सेज होती है ये भी यूज होती हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर्स की होती हैं, ठीक है। और उनका भी डेटा जो है वो ऑथेंटिक होता है और यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की जो है स्टडी जो होते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे एक काम कर रहे हैं। एनवायरमेंटल काम है आपका, एग्रीकल्चर बेस्ड काम है आपका, सोशल साइंस बेस्ड काम है, या आपका किस चीज़ पे बेस्ड काम है। तो इस तरह जो है वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स या गवर्नमेंट के न्यूज़ लेटर्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, उस पे भी जो है वो बेटर काम किया जा सकता है। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, सोर्सेज ऑफ लिटरेचर अंदर आता है थीसिस एंड डिसर्टेशन। थीसिस क्या होते हैं? थीसिस किस बेस पे कराए जाते हैं? आजकल तो बीएस के बेस पे, यानी कि लास्ट ईयर भी थीसिस कराया जाता है, एमएससी बेस पे भी थीसिस कराया जाता है, एमफिल पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट के बेस पे भी थीसिस करवाए जाते हैं, ठीक है। तो थीसिस क्या होता है? जस्ट लाइक व्हाट डू यू मीन बाय थीसिस? मैं पहले आपको बीएस थीसिस बता दूं कि कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी में, तो उनको तमाम कैंडिडेट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को एक चॉइस दी जाती है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट को स्किप करें, उसकी जगह पे आप जो है वो थीसिस ले लें। थीसिस का मकसद ये होता है कि आप रिसर्च का काम करें और जो है और उस रिसर्च काम के थ्रू आप जो है उसको राइट अप करें, उसको लिखें और उसको जो है एक्सप्लोर करें। तो क्या करते हैं बच्चे, वो सब्जेक्ट तो स्किप कर देते हैं और थीसिस ले लेते हैं। तो इस तरह का भी जो है स्टूडेंट्स को जो है वो दिया जाता है एडवांटेज, ठीक है। उसमें बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जिनको रिसर्च का शौक होता है वो आगे जाके रिसर्च में आ जाते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से जो है ना उन बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। थीसिस का डेटा क्या होता है? थीसिस का ज़ाहिर बात है काम किया जाता है, वो प्राइमरी डेटा होता है, ऑथेंटिक डेटा होता है, और आप एक को सुपरवाइजर टीचर को बनाते हैं, वो आपको सुपरवाइज करता है, वो आपको बताता है, आपको यानी कि हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको पहले प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, फिर जाके आप फील्ड का काम है तो फील्ड का काम करते हैं, अगर लैब एक्सपेरिमेंटल वर्क है तो आप लैब एक्सपेरिमेंटल करते हैं। तो जो पीएचडी के थीसिस हैं या एमएससी एमफिल के थीसिस है, एमफिल के थीसिस तो मेरे ख्याल में इतने नहीं है, लेकिन पीएचडी के तमाम थीसिस एचएससी की वेबसाइट पर मौजूद है, ठीक है। वो पीएचडी डायरेक्टरी कहलाती है, पाकिस्तान पीएचडी डायरेक्टरी, जिसके अंदर तमाम लोगों के पीएचडी का डेटा मौजूद होता है, पीएचडी की थीसिस मौजूद होती है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने किस टॉपिक पे काम किया, उन्होंने क्या-क्या काम किया, वो जो है उस पे मौजूद होता है। बहुत सारे लोगों ने तो पब्लिश भी करवाया होता है काम, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। दे कैन बी डिफिकल्ट ऑब्टेन सिंस दे आर नॉट पब्लिश्ड। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो डेटा पब्लिश नहीं होता और वो ओपनली जो है एक्सेस में आ जाता है, पब्लिश नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है कोई भी उसको उसमें से जो है आइडियाज़ वगैरह स्टील कर सकता है और जो है अपना काम उससे कर सकता है। तो इसमें जो है ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी रिसर्चर होते हैं या जिन्होंने पीएचडी का काम किया होता है, वो ज़्यादातर जो है उस काम को पब्लिश करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से 1 या 2 पेपर निकालते हैं, बाकी काम पब्लिश नहीं करवा पाते, और उसका नुकसान ये होता है कि बाद में वो काम कोई और पब्लिश करवा लेता है, ठीक है। बट इट्स जनरली ओनली अवेलेबल फ्रॉम द लाइब्रेरी और इंटर लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि जस्ट लाइक एमएससी की थीसिस है या एमफिल की थीसिस है, वो इंटर लाइब्रेरी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटर लाइब्रेरी? 2 वर्ड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। जी बच्चे।
लाइब्रेरी और इंटर लाइब्रेरी, क्या मकसद होता है? जी मार्क, बताएं बच्चे आप लोग। लाइब्रेरी और इंटर लाइब्रेरी के अंदर क्या डिफरेंस है? क्या आप अभी भी सर्च कर रहे हैं इसमें? आप लोगों की बच्चे क्लास सही नहीं है, कोई भी बच्चा जो है ना प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं दे पाता आंसर। सर मालूम नहीं है। बच्चे अगर आप जो हैं गलत भी बताएंगे देंगे तो मुझे कोई इसमें जो है ना गुस्साएगा ना, मैं आपको डांटने वाला हूँ। गलत ही बोल के बंदा सीखता है, ठीक है। लाइब्रेरी का मकसद तो लाइब्रेरी हो सकती है, पब्लिकली लाइब्रेरी हो सकती है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो सकती है, प्राइवेटली लाइब्रेरी हो सकती है। इंटर लाइब्रेरी का मकसद है कि डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज जो होती है, सेमिनार लाइब्रेरीज जिसको कहा जाता है, वो इंटर लाइब्रेरी होती है। उसमें एक्सेस तमाम लोगों का नहीं होता। यहाँ जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी होती है या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर लाइब्रेरी होती है, तो वहाँ पे जो है उन चीज़ों का जो है सिर्फ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स या स्पेसिफिक लोगों तक जो है वो एक्सेस होता है, बाकी लोगों तक एक्सेस नहीं होता, पब्लिकली एक्सेस नहीं होता। तो यहाँ पे इंटर लाइब्रेरी का मकसद ये है कि जो कि प्राइवेटली लाइब्रेरीज हैं वो सिस्टम जो है वहाँ तक महदूद होते हैं, वहाँ तक एक्सेस होते हैं। जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं उसमें तो ज़ाहिर बात है पूरी जो है आजकल लाइब्रेरी का जो है वो निज़ाम ख़त्म होता जा रहा है, ई लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ई लाइब्रेरी का मकसद यानी कि ऑनलाइन तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। ई लाइब्रेरी पर बुक्स वगैरह भी पीडीएफ पे जा रही हैं, जहाँ से आप लोग ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। सही है बच्चे। इसके बाद द स्टूडेंट्स हु कैरी आउट द रिसर्च में नॉट बी एन एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हैं जो बच्चे रिसर्च का काम करते हैं, जो बच्चे करते हैं वो लाजमी नहीं कि वो तमाम एक्सपीरियंस्ड रिसर्च बन जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत बड़ा जो है फ़ायदा होता है कि वो अच्छे रिसर्चर बन जाते हैं आगे जाके, ठीक है। उनकी जो फाइंडिंग्स होती है वो वेल फर्निश्ड होती हैं फाइंडिंग्स, और उनको जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, या उनकी जो है रिकमेंडेशंस को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह जो है ये जो है थीसिस जो है थीसिस की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है थीसिस की। अच्छा, इसके बाद इंटरनेट, सोर्स ऑफ लिटरेचर है इंटरनेट। इंटरनेट आपको सबके पास अवेलेबल है, सबका एक्सेस है, ठीक है। ये जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा फास्ट है। जस्ट वन क्लिक पे आप जो है गूगल पे एक्सेस कर सकते हैं, आप लोग चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें देखनी पड़ती है कि आप जो चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं वो अथेंटिक भी है या नहीं है, वो अथेंटिक सोर्स है या नहीं है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है, ठीक, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि वो रिलायबल सोर्स हैं या उसकी क्वालिटी या स्टैंडर्ड वो या इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। जस्ट लाइक मैंने आपको दो वेबसाइट्स अभी बताई थी, ठीक है। एक तो आप जो है गूगल स्कॉलर के थ्रू सर्च आउट कर सकते हैं, दूसरा पबमेड है, ठीक है, जो एनसीबीआई के अंडर में चलता है। पबमेड जो है वहाँ से भी आप सर्च आउट कर सकते हैं, आपको बहुत सारा जो है अथेंटिक लिटरेचर मिल सकता है, ठीक है। और जो है इसके अलावा और भी बहुत सारी जो हैं सोर्सेज हैं, लेकिन मेन सोर्सेज जो हैं इन्हीं को माना जाता है। जो है इंटरनेट वगैरह आजकल तो सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इन असेसिंग ईच पीस कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू, किन चीज़ों को जो है सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन दी जाए, किन चीज़ों को असेस किया जाए, किन चीज़ों को जो है वो पिक किया जाए, ठीक है। अब जस्ट लाइक प्रोवेंसिस, प्रोवेंसिस क्या होता है? व्हाट आर द आथर्स क्रेडेंशियल्स, आथर के पास क्या आर्ग्यूमेंट्स है, आथर्स के पास क्या एविडेंस है, ठीक है। आथर किस चीज़ की जो है वो चीज़ों को सर्च कर रहा है, नैरेटिव्स को सर्च कर रहा है, हिस्टोरिकल मटेरियल को सर्च कर रहा है, केस स्टडीज को सर्च कर रहा है, स्टैटिस्टिक को सर्च कर रहा है, रिसेंट साइंटिफिक फाइंडिंग्स को सर्च कर रहा है। ये यानी कि आथर के जहन में होता है, यानी कि जो रिसर्चर है उनके जहन में ये होता है वो चीज़ें क्या, जस्ट लाइक आपको एक डेटा आपके पास आ गया, सही है, तो आप क्या चीज सर्च आउट करना चाह रहे हैं डेटा के अंदर? आपके पास डेटा है, आपने एनालिसिस किया है कोरिलेशन पे, जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ कोरिलेशन पे। लेकिन आप कोरिलेशन क्या करना चाह रहे हैं, उसको एडवांस किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको किस तरह आप जो है उसके अंदर जो है आप वेरिएशन ला सकते हैं। तो आपने क्या किया, इस वेरिएशन के बेस पे आपने सर्च आउट करना शुरू कर दिया, स्टैटिस्टिक के बेस पे शुरू सर्च आउट करना शुरू कर दिया। तो आप क्या करेंगे, लेटेस्ट पेपर देखें जिसमें कोरिलेशन यूज किया गया हो, उनको डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया और रिजल्ट को किस तरह लिखा गया। तो वो चीज़ें आपकी क्या होती हैं कि वो उन चीज़ों पे आप कंसिडरेशंस करते हैं। वो चीज़ें जो हैं वो आती तो ये भी रिव्यू लिटरेचर के अंदर है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव करती हैं।
अच्छा, इसके अलावा आपने रिसर्च साइंटिफिक फाइंडिंग, रिसेंट साइंटिफिक क्या फाइंडिंग्स है, जस्ट लाइक आपने कोविड पे काम नहीं किया लेकिन आप कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उनकी क्या साइंटिफिक फाइंडिंग्स है, आप WHO की साइट पे चले गए, आपने साइंटिफिक जो है फाइंडिंग्स को सर्च आउट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की जो सर्चिंग होती है ये भी जो है कंसीडर की जाती है, और रिसर्चर इस तरह की भी जो है सर्चिंग करते हैं, केस स्टडी को भी सर्चिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स पे काम किया जाए। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वैल्यूएबल होती हैं और इन पे जो है वो काम किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद राइटिंग लिटरेचर। राइटिंग लिटरेचर के लिए अब आप किस तरह रिव्यू लिटरेचर लिखते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 1 सेकंड बॉडी, नंबर 3 जो होता है कंक्लूजन होता है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ, लेकिन डिटेल नहीं बताता क्योंकि टाइम आप लोगों का ओवर हो चुका है। ठीक है, ओवर तो नहीं हुआ, बस वो खत्म होने वाला है। इसके बाद एक और भी क्लास होगी। ठीक है, तो आप लोगों की मेरे ख्याल में एक क्लास मिस हो चुकी है, तो आज नहीं, फिर मैं दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो क्लास जो है वो आप लोगों की ले लूंगा। ठीक है, अच्छा, तो राइटिंग लिटरेचर के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं आपका जो टॉपिक है, आपका जो इशू है, आपका जो एरिया कंसर्न है। ठीक है, या आपने जो प्रोवाइड दिया है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड दिया है, या आप लोगों ने जो आपने ऊपर टाइटल दे दिया है, सब्जेक्ट दे दिया है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको डिफाइन करना है कि आपने ये क्यों दिया है, किस पर्पस के लिए दिया है। तो उसको देने के, उसको जो है डिफाइन करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वो 2 से 3 या 4 लाइनें आप देते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आउट ऑफ ओवरऑल ट्रेंड इन व्हाट हैज बीन पब्लिश्ड अबाउट अ टॉपिक। फिर आप क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं कि इस टॉपिक पे, ठीक है, इस टॉपिक से सिमिलरिटीज टॉपिक पे या जिससे रिलेटेड है, और लोगों ने भी काम किया है, और लोगों ने इसको पब्लिश करवाया है, तो वो इंपॉर्टेंस आप दे देते हैं। ठीक है, तो आपकी जो थ्योरी है इस टॉपिक पे, वो कन्फ्लिक्ट थ्योरी, मेथोडोलॉजी, एविडेंस, कंक्लूजन, गैप्स इन रिसर्च, वो सारी चीजें आप क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, डिफाइन करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, कि ये जो था टॉपिक, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने इस पे काम पब्लिश हो चुका है, उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी यूज की, क्या एविडेंस उनको मिले, क्या कंक्लूड किया उन्होंने, और क्या गैप्स वो रह गए थे, क्या चीजें जो हैं उनमें से रह गई थी। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट चीज होती है, एस्टेब्लिश द राइटर रीजन। ठीक है, अब राइटर क्या करता है, वो रीजन लिखता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू लिखता है, रिव्यू लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्या चीज करनी है। ठीक है, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया टू बी यूज्ड इन एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग लिटरेचर, वो पूरा लिटरेचर कंपेयर करने के बाद, वो पूरी चीजें जो हैं कंक्लूड करने के बाद, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस है और ये गैप्स थे जिन पे काम नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो ये इंट्रोडक्शन के लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाती है बॉडी। बॉडी का मकसद ये होता है कि अब जो है मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स ये आ जाती हैं इसके अंदर, रिव्यू लिटरेचर के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जस्ट लाइक आपने किया कि इंटरनेशनली काम क्या हुआ है, नेशनली क्या हुआ, पाकिस्तान सिनेरियो पे क्या काम हुआ है, वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर क्या काम हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को पॉइंट आउट करना, लिखना। ठीक है, तो ये आ जाता है इसमें, राइटिंग द बॉडी, बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, ग्रुप रिसर्च स्टडीज एंड अदर टाइप्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, जिसमें ग्रुप स्टडीज होते हैं, या बहुत सारे टाइप्स होते हैं रिसर्च के, लिटरेचर के, जस्ट लाइक रिव्यूज होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, केस स्टडीज होते हैं। हर किसी की बॉडी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा इसके अंदर चेंज होता है, तो वहाँ पे क्या लिखा जाता है, मेथड एंड मटेरियल्स लिखा जाता है। लेकिन अगर रिव्यू लिटरेचर है तो आप क्या करते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग पे डिपेंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉमन डेमोन्स्ट्रेटर्स सच एज qualitative versus quantitative approaches, conclusion of authors, specific purpose और objectivity से। इसका मकसद ये होता है कि आपको मैंने क्वालिटेटिव भी बताया था, क्वांटिटेटिव बताया था, आपका काम किस पर्पस का है, क्वालिटेटिव का है, क्वांटिटेटिव का है। ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है, और आपका स्पेसिफिक पर्पस क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जब रिसर्च वर्क पे, आपका रिसर्च वर्क कैसा है। ठीक है, फिर उस बेस पे जो है ये इस तरह की जो है पेपर का इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी को राइट अप किया जाता है। ठीक है,
समराइज इंडिविजुअल स्टडीज, इसके बाद इस स्टडी को समराइज किया जाता है, स्टडी को जो है कंक्लूड किया जाता है। मेक कंपेरिजन एंड एनालिसिस, और इसके अंदर कंपेरिजन दिए जाते हैं। कंपेरिजन किस चीज के दिए जाते हैं? कंपेरिजन यानी कि आपसे पहले जिन लोगों ने काम किया उनके क्या रिजल्ट्स आए, और अपने आपने जो काम किया उनकी प्रेजेंट स्टडी में क्या रिजल्ट्स आए, तो उन रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है रीजंस के साथ। रीजंस के साथ मकसद यानी कि उनका रिजल्ट जो है अगर सिमिलर है तो क्यों सिमिलर है, क्या इन्वायरमेंटल वेदर कंडीशन की वजह से सिमिलर है, या कोई और फैक्टर था उसकी वजह से सिमिलर है, या नेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की वजह से सिमिलर है। अगर डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है, तो भी आप रीजंस देते हैं। मे बी क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से डिफरेंट हो, मे बी उन्होंने जो स्ट्रैंड यूज किए हैं या उन्होंने जो है वेरिएबल्स यूज किए हैं वो डिफरेंट है, उनके जो है मेथड्स के अंदर डिफरेंट है, उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट के अंदर डिफरेंट है। तो इस तरह के डिफरेंसेस को या रीजंस के साथ बयान करना, ये सारी चीजें किस में आ जाती है? कंपैरिजन एंड एनालिसिस के अंदर आ जाती है। सही है बच्चे? अच्छा, राइट द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है कि आप लास्ट में कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं अपनी कंट्रीब्यूशंस को, ठीक है, जो आपकी की फाइंडिंग्स होती है उनको समराइज करते हैं। आर्टिकल ऑफ द बॉडी ऑफ नॉलेज अंडर रिव्यू, ठीक है, आप अपना फोकस करते हैं इंट्रोडक्शन को, और जो है ना जो लास्ट में समराइज होता है, एवल्यूट होता है, ठीक है, और वो जो है समरीज जो कंक्लूजन होता है उसके अंदर जो लास्ट हम एवल्यूट करते हैं वो भी बहुत सारे लोगों को रिव्यू करने के बाद उस चीज़ को फाइनलाइज किया जाता है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, रिलेशनशिप प्रोवाइड करते हैं, और जो है अपना तमाम रिलेशनशिप जो है पेपर आर्टिकल का और आपके डेटा का क्या रिलेशनशिप बन रहा है, और इसमें क्या आपके पास की फाइंडिंग्स आ रही है, तो ये सारी किस में आ जाती हैं? कंक्लूजन के अंदर आ जाती है। ठीक है, आई थिंक सो ये आप लोगों के लिए इनफ है। बाकी चीज़ें जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। चलें, खैर, इट्स ओके। थैंक यू सो मच। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो, आप लोग पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन के। जी बच्चे, एनीबॉडी वांट टू आस्क क्वेश्चन? जब कुछ समझ में आया या कुछ समझ में ही नहीं आया आप लोगों को? जी बच्चे। सर आया है समझ में। अच्छा बच्चे, कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? नो सर, नो क्वेश्चन। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कुछ समझ में आया हो। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको असाइनमेंट इंडिविजुअली दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट, बल्कि असाइनमेंट नहीं होगी, वो प्रेजेंटेशन ही होगी, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, और मैं ही आप लोगों को एक्सेस दूंगा, तो आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे और प्रेजेंटेशन कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करके दे दूंगा, ठीक है। आपकी जो है सीआर अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको मैं यही कहूँगा कि तो वो अपने नाम की जो है पूरे क्लास के जो नाम है वो मुझे लिस्ट भेज दें, ताकि मैं हर किसी को टॉपिक असाइन करके फिर मैं भेज दूं, ताकि आप लोग तैयारी करें। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।